नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत हम व्याकरण के अंतर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पद परिचय। अर्थात पद परिचय क्या है और किस तरह से पद परिचय किया जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी पद परिचय के आधारित 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर पद परिचय क्या है और किस तरह से पद परिचय किया जाता है। देखिए, हम शुरुआत करें उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पद परिचय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय ही पद परिचय कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से होता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो ये शब्द न कहला करके पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का किताब पढ़ता है। इस वाक्य में 4 पद हैं: लड़का, किताब, पढ़ता और है। अगर मैं शब्दों की बात करूं तो राम, बाजार, कैसे, कल, सुरेश, शिक्षक, ये सभी शब्द कहलाएंगे। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगेंगे तो हम इन्हें शब्द न कहकर पद के नाम से जानेंगे। जो ये पद हैं, इन्हीं का व्याकरण की दृष्टि से हम परिचय जब देते हैं तो इसे हम नाम देते हैं पद परिचय। अब पद परिचय के रूप, किस किस का पद परिचय आप दे सकते हैं। देखिए, वाक्य में कर्ता का, कर्म का, क्रिया का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, सभी का प्रयोग किया जाता है और इन सभी को एक निश्चित पद क्रम में लगा करके एक वाक्य का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए, मोहन सुंदर पुस्तक रोज पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन वाक्य का कर्ता है, सुंदर वाक्य का विशेषण है, पुस्तक वाक्य का कर्म है, रोज वाक्य का क्रिया विशेषण है और पढ़ता है वाक्य की क्रिया है। तो हमने देखा कि एक वाक्य के निर्माण में कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण इन सभी का योगदान होता है। यदि आप किसी का पद परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जिसका पद परिचय आप दे रहे हैं आखिर वाक्य में वो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण। अगर आप यह पहचान कर लेते हैं तो आपके लिए आगे पद परिचय करना सुगम हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हमने समझी है कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है, पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय के रूप क्या क्या हो सकते हैं। अब सबसे पहले है कर्ता का पद परिचय। कर्ता, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। अर्थात जो भी काम करेगा वो कर्ता कहलाएगा। उदाहरण के लिए, सीमा खाना पकाती है। इस वाक्य में खाना पकाने का काम सीमा कर रही है, इसीलिए सीमा वाक्य की कर्ता हुई। वह खाना पकाती है, इस वाक्य में खाना पकाने का काम वह कर रही है, इसीलिए यह वाक्य की कर्ता हुई। तो कर्ता को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि यदि वाक्य में आप कौन लगा करके प्रश्न करें और कौन का उत्तर जिस रूप में आएगा वही रूप कर्ता होगा। मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन किताब पढ़ता है? मैं, तो मैं वाक्य का कर्ता हूँ। बच्चे मैदान में खेलते हैं, कौन मैदान में खेलते हैं? बच्चे, तो बच्चे वाक्य के कर्ता हुए। तो यह पहचान करने का तरीका है कर्ता की। अब बात करें कर्ता के रूप पे, तो कर्ता हमेशा 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है। या तो संज्ञा के रूप में कर्ता का प्रयोग होता है या सर्वनाम के रूप में कर्ता का प्रयोग होता है। इसके अलावा कर्ता का कोई तीसरा रूप नहीं हो सकता, ये बात आप जान लीजिए। पहले वाक्य में सीमा जो थी वो संज्ञा के रूप में कर्ता का प्रयोग हुआ था,
जबकि दूसरे वाक्य में कर्ता जो है सर्वनाम के रूप में आया था। तो कर्ता हमेशा या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम, इसके अलावा कर्ता का कोई तीसरा रूप नहीं होता। कर्ता के बाद हम देखते हैं कर्म का पद परिचय। कर्म क्या होता है? देखिए, वाक्य में कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को करने का जो माध्यम होता है या फिर क्रिया का जो आश्रय होता है उसे हम कर्म कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में वह वाक्य का कर्ता है जबकि पुस्तक वाक्य का कर्म है। दूसरे वाक्य में मैं तुम्हें बुलाता हूँ, इस वाक्य में मैं वाक्य का कर्ता है जबकि तुम्हें वाक्य का कर्म है। कर्म का प्रयोग भी दो रूपों में ही होता है, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में। जिस तरह से कर्ता के रूप संज्ञा और सर्वनाम में ही हो सकते हैं, अन्य किसी रूप में नहीं, उसी प्रकार कर्म भी या तो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है या सर्वनाम के रूप में। पहले वाले वाक्य में यदि हम देखें तो कर्म जो पुस्तक था वो संज्ञा का रूप था, जबकि दूसरे वाले वाक्य में तुम्हें जो कर्म का रूप है वह सर्वनाम का रूप है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता और कर्म का प्रयोग केवल दो रूपों में ही होता है, संज्ञा और सर्वनाम। इसके अलावा कर्ता और कर्म का कोई तीसरा रूप कभी मौजूद नहीं होता। अब है क्रिया का पद परिचय। क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, इस वाक्य में शिक्षक वाक्य का कर्ता है, पाठ वाक्य का कर्म है, जबकि पढ़ाते हैं यह वाक्य की क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में पक्षी वाक्य का कर्ता है, आकाश वाक्य का कर्म है, जबकि उड़ते हैं वाक्य की क्रिया है। क्रिया के दो रूप हो सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, जरा इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ क्रियाओं को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कुछ क्रियाएं अपने आप में पूरी नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन जिन क्रियाओं को, कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में ही पूर्ण होती है, ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कविता लिखता हूँ, इस वाक्य में लिखता हूँ सकर्मक क्रिया है। मैं तालाब में नहाता हूँ, यहाँ पे जो नहाता हूँ क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। अब आपके मस्तिष्क में एक शंका है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान आखिर किस तरह से की जाए। सीधा सा इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है, समझिएगा। हमने अभी कर्म के विषय में समझा कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है और क्रिया कौन होती है। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने बोल रहा हूँ। हम खाना खाते हैं, इस वाक्य में कर्ता कौन है? हम वाक्य का कर्ता है, खाना वाक्य का कर्म है, खाते हैं वाक्य की क्रिया है। अब आपने जब ये निर्धारित कर लिया कि खाना वाक्य का कर्म है, तो उस खाना के स्थान पर आप क्या करेंगे, क्या शब्द का प्रयोग करिए और एक प्रश्न का निर्माण कीजिए। हम क्या खाते हैं? उदाहरण के लिए, हम क्या खाते हैं, उत्तर क्या आएगा? हम खाना खाते हैं। उत्तर आया। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर कर्म के स्थान पर आप क्या लगा करके एक प्रश्न बनाएं और प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। मैं गीत गाता हूँ, मैं क्या गाता हूँ? मैं गीत गाता हूँ, सकर्मक क्रिया। मैं पाठ पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? मैं पाठ पढ़ता हूँ, सकर्मक क्रिया। मैं टीवी देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? टीवी देखता हूँ, सकर्मक क्रिया। बच्चा कमरे में रोता है, बच्चा करता है, रोता है क्रिया है, कमरा बचा
कमरे के स्थान पर आप क्या लगाओ? बच्चा क्या रोता है? उत्तर नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया होगी। मैं नदी में नहाता हूँ, मैं क्या नहाता हूँ? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया होगी। तो इस तरह से आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि कर्ता वह होता है जो वाक्य में कार्य करता है। इसके दो रूप हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। कर्म जिस माध्यम से कर्ता क्रिया करता है, अर्थात क्रिया का जो आश्रय होता है वो कर्म कहलाता है। कर्म के भी दो ही रूप होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये तीन हुए। अब देखिए, कर्ता, कर्म व क्रिया का पूरक। कई बार क्या होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया पूरी नहीं होती, इनको पूरा करने के लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पूरक। उदाहरण के लिए, कर्ता और कर्म का पूरक जो है वो विशेषण होता है, जबकि क्रिया का पूरक जो है वो क्रिया विशेषण होता है। वह लड़का आया था। वाक्य में लड़का जो है वाक्य का कर्ता है, इसको पूरा करने का काम वह कर रहा है, अतः वह जो है कर्ता का पूरक हुआ, जो कि विशेषण का ही एक रूप है। तुम सुंदर गीत गाते हो। वाक्य में गीत वाक्य का कर्म है और इसको पूरा करने का काम पूरक के रूप में सुंदर कर रहा है, जो कि एक विशेषण है। तुम जल्दी बाजार जाओ। वाक्य में क्रिया है जाओ और इसको पूरा करने का काम कर रहा है अव्यय जल्दी, इसीलिए हम कहेंगे इसे क्रिया का पूरक। तो आपने जाना, कर्ता और कर्म के पूरक के रूप में विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रिया के पूरक के रूप में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम यहीं तक समझेंगे। आज हमने समझा पद परिचय क्या है, पद में और शब्दों में क्या अंतर होता है, वाक्य का निर्माण किन किन को मिलाकर के किया जाता है, कर्ता क्या है, इसके दो रूप क्या हैं, कर्म क्या है, इसके दो रूप क्या हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये किन दो रूपों में प्रयोग होती है, और कर्ता और कर्म और क्रिया के पूरक के रूप में विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अगली वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, कुछ वाक्य लिखें और उन वाक्यों के अंदर आप कर्ता, कर्म, क्रिया, साथ ही कर्ता का पूरक, कर्म का पूरक और क्रिया का पूरक ढूंढने का अभ्यास कार्य करें। और अगली वीडियो से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।